व्हाट आई एम टेलिंग यू कि इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट शेक्सपियर्स का जो कॉन्सेप्ट है, कौन सा शेक्सपियर के लिटरेरी करियर को लेकर के व्हाट डॉक्टर डाउडन सेज। पहले आपको केवल ध्यान से सुनना है। जैसे ही मैं इस सेक्शन को खत्म करूंगा मैं आपसे क्वेश्चन को जरूर दोबारा पूछूंगा, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि व्हाट आई एम सेइंग। सबसे पहला चीज कि व्हेन वी टॉक अबाउट कि जो डॉक्टर डाउडन है उन्होंने जो शेक्सपियर का लिटरेरी करियर है उसको उन्होंने चार हिस्सों में बांटा हुआ है। इन हाउ मेनी यू विल कम टू नो कि 4 पीरियड्स में उसको उन्होंने बांटा है। क्रिटिक का क्या नाम है? डॉक्टर डाउडन, DOWDEN। उन्होंने उसको बांटा है। जब उन्होंने उसको बांटा है तो उस पार्टिकुलर पीरियड को उन्होंने कुछ नाम दिया हुआ है और उसमें कुछ प्लेज आए हुए हैं और उसकी कुछ डेट है जो आपको समझना जरूरी है। सबसे पहले मैं डॉक्टर डाउडेन को द्वारा दिए गए जो 4 पीरियड्स हैं उसका नाम बताऊंगा और उसकी डेट बताऊंगा। फिर उसके बाद चारों को बताने के बाद मैं ये बताऊंगा कि किस पीरियड में कौन सा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट आया हुआ है, सारे टेक्स्ट नहीं, किस पीरियड में कौन सा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट आया हुआ है। जो सबसे पहला पीरियड है, फर्स्ट पीरियड, इट कवर्स फ्रॉम 1588 टू 1595। 1588 से लेकर 1595 ईस्वी तक का जो पीरियड है, यह जो है किसके नाम से जाना गया? यह आपका फर्स्ट पीरियड के नाम से जाना जाता है और इसको दूसरा नाम दिया गया है अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन। Again, I would like to tell you, we are talking about Shakespeare's literary career, which had been divided by Dr. Dowden, an eminent critic on William Shakespeare। ये पॉइंट उन्होंने क्या किया हुआ है? ही डिवाइडेड शेक्सपियर्स लिटरेरी करियर इनटू 4 पार्ट, चार हिस्सों में बांटा है। जो फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड को उन्होंने जो नाम दिया है उसका नाम है अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन। यह जो पीरियड है कब से कब तक कवर करता है? 1588 से 1595, फ्रॉम 1588 टू 1595, नंबर 1 पॉइंट। उसके बाद आप देखेंगे उनका दूसरा पीरियड आता है और वह जो सेकेंड पीरियड है उस सेकेंड पीरियड इट कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1595 टू 1600। जो सेकेंड पीरियड है ये 1595 से लेकर 1600 तक है। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, पहला पीरियड 1588 से 1595 जिसको अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन कहा गया है। दूसरा पीरियड, सेकेंड पीरियड, जो 1595 से लेकर 1600 ईस्वी तक का है, इस पीरियड को क्या नाम दिया गया है? दिस पार्टिकुलर पीरियड हैज बीन नोन या इट इज एड्रेस्ड एज रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस शेक्सपियर के वर्क में बहुत तब्दीली, बहुत बदलाव आता है। रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, शेक्सपियर का करियर बहुत आगे बढ़ता है। रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यह सेकेंड पीरियड। उसके बाद जो है 1595 टू 1600, 1595 से 1600। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट थर्ड पीरियड। एक तीसरा पीरियड है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, थर्ड पीरियड। इट कवर्स फ्रॉम 1601 टू 1607, 1601 ईस्वी से लेकर 1607 ईस्वी तक का जो पीरियड है इसको हम थर्ड पीरियड के नाम से जानते हैं। मैं फिर से मेंशन करना चाहूंगा, 1601 ईस्वी से लेकर 1607 ईस्वी तक का जो पीरियड है वह कौन से पीरियड के नाम से जाना जाता है? दैट इज नोन एज थर्ड पीरियड। और जो थर्ड पीरियड है उसको क्या कहा गया? पीरियड ऑफ ब्लूम एंड डिप्रेशन। ये शब्द आप ध्यान में रखिएगा, इसको क्या कहा गया है? पीरियड ऑफ ब्लूम एंड डिप्रेशन। पहले पीरियड को पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, दूसरे पीरियड को पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और तीसरे पीरियड को पीरियड ऑफ ब्लूम एंड डिप्रेशन इसको कहा गया है। खास करके इसमें उनकी ट्रेजिडीज आई हुई है, ये आपको माइंड में रखना कि उनकी 4 ग्रेट ट्रेजिडीज आई हैं वो कब आई है? इसी में, पीरियड ऑफ ब्लूम एंड डिप्रेशन। नाम से ही आपको पता चल जाएगा। थर्ड पीरियड तो बहुत आसान है, लेकिन अगर पीरियड ऑफ ब्लूम एंड डिप्रेशन भी लिखा जाता है तो रिमेंबर दैट यह जो पीरियड है उनकी ट्रेजिडीज के लिए फेमस है। नाउ द फोर्थ पीरियड जो उनका है वह जो है कब से कब तक है? 1608 से लेकर 1612, 1608 ईस्वी से लेकर 1612 ईस्वी तक, यह उनका फोर्थ पीरियड है। और इस पीरियड को
अगर आप देखेंगे कि एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि यह जो पीरियड है, पीरियड ऑफ रीस्टोर्ड सीरेनिटी ऑफ काम ऑफर्स स्टॉर्म, इसका नाम दिया गया है कि पीरियड ऑफ रीस्टोर्ड सीरेनिटी, कैसे दोबारा उनकी लाइफ में काम और शांति आती है आफ्टर स्टॉर्म, आफ्टर स्टॉर्म, स्टॉर्म के बाद। तो व्हाट वी फाइंड कि एक तरह से उसमें मतलब यह जो पीरियड था उनके रोमांस का पीरियड था, जिसमें द टेम्पेस्ट उनका एक इम्पोर्टेंट पीरियड ऑफ रिस्टोर्ड सीरेनिटी ऑफ काम, सीरेनिटी, SERENITY, सीरेनिटी ऑफ काम। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं कि वी आर टॉकिंग अबाउट शेक्सपियर लिटरेरी करियर। शेक्सपियर के इस लिटरेरी करियर को नसीम जी अपना म्यूट करिए पहले आप अपने आप को। शेक्सपियर के लिटरेरी करियर को चार हिस्सों में बांटा गया है, और किसने बांटा है? डॉक्टर डाउडन ने। डॉक्टर डाउडन डिवाइडेड द लिटरेरी करियर ऑफ विलियम शेक्सपियर इनटू फोर पार्ट। जो सबसे पहला पार्ट है, उस पहले पार्ट को क्या कहा गया? उस पहले पार्ट को पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, और जो कब से कब तक है? 1588 से 1595। ये बार बार बताने की जरूरत नहीं कि फर्स्ट पीरियड ऑलरेडी, लेकिन उस फर्स्ट पीरियड को यह जानने की जरूरत है कि क्या नाम दिया गया? पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन। ये जो फर्स्ट पीरियड है, पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, इस पीरियड में उनके ऊपर यूनिवर्सिटी विट्स का असर साफ साफ देखने को मिलता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव टू नोट डाउन। अगर ये क्वेश्चन आता है कि शेक्सपियर के लिटरेरी करियर के किस पीरियड पर यूनिवर्सिटी विट्स का असर देखने को मिलता है, तो वह कौन सा पीरियड है? फर्स्ट पीरियड। आई थिंक आपको मेरी आवाज जा रही है और ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगर ये क्वेश्चन कहा जाता है कि जो क्रिस्टोफर मार्लो थे, क्रिस्टोफर मार्लो पेव्ड द वे फॉर शेक्सपियर, तो उसके पीछे कुछ रीजन था। उसके पीछे क्या रीजन था? उसके पीछे रीजन यही था कि जो क्रिस्टोफर मार्लो रहे हैं, वो क्रिस्टोफर मार्लो यूनिवर्सिटी विट्स से थे, और उनका जो वे ऑफ राइटिंग था, वह वे ऑफ राइटिंग शेक्सपियर को इन्फ्लुएंस करता है, और उससे प्रभावित होकर के उन्होंने अपना फर्स्ट पीरियड का वर्क लिखा है। तो फर्स्ट पीरियड के वर्क में यूनिवर्सिटी विट्स का असर, और यूनिवर्सिटी विट्स के स्पेशली क्रिस्टोफर मार्लो का असर, इसी वजह से दैट पार्टिकुलर सेंटेंस हैज बीन यूज्ड कि क्रिस्टोफर मार्लो पेव्ड द वे फॉर शेक्सपियर। मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हो गया। या उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो इस समय के जो प्लेस आए हुए हैं, मैं उनका नाम ले रहा हूं। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस है, मैं उसको एक बार नहीं 3 बार आपको बताना चाहूंगा, लेकिन आपको ध्यान में रख लेना है कि वो पार्टिकुलर प्लेस कौन है जो इस एज में आए हुए हैं। मुझे याद है कि आज मैं बताऊंगा, कल स्लिप हो सकता है, सबके साथ है, मेरे साथ भी होगा, आपके साथ भी, बिकॉज इट्स आर मेमोरी, बट वी हैव टू रिकॉल इट अगेन एंड अगेन। जो इस समय के प्लेस हैं, उसमें एक नाम आपको टीटस एंड्रोनिकस ध्यान में रखना है। टीटस एंड्रोनिकस, TITUS, एंड्रोनिकस ANDRONICUS। मैं सबको कहूंगा, किसी को लिखने की जरूरत नहीं, केवल सुनने की जरूरत है। जो बुक है, बुक में पेज नंबर 65 में ये बात है। आप वही चीजें लिखेंगे। अगर आप कंसेंट्रेट होकर के सुनेंगे, बुक अपने सामने रखे होंगे, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। नहीं रखे होंगे तो आपको जो है बहुत क्लियरली बताया जा रहा है कि बुक में पेज नंबर 65 में ये बात कही गई है, क्योंकि 65 जो है विलियम शेक्सपियर एज एन ऑथर डील करता है। इसलिए आप लिखिए नहीं, सुनिए केवल। कुछ अगर आपको नोट करना है तो आप अपना जो है कोड में उसको नोट कर लिएगा, बाद में अपना समझिएगा जैसे होता है। तो जो पहला पीरियड है, जो 1588 से 1595 तक था, जिसको पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन कहा गया, जिसके ऊपर यूनिवर्सिटी विट्स का इंपैक्ट रहा है, और खास करके क्रिस्टोफर मार्लो का, जिसके लिए सेंटेंस यूज किया गया कि ही पेव्ड द वे फॉर शेक्सपियर। उनके अपने प्रभाव से, यूनिवर्सिटी विट्स के प्रभाव से कौन कौन से प्लेस इस जमाने में या इस समय आए हुए हैं? एक तो क्या आया था? टीटस एंड्रोनिकस एक प्ले आया हुआ है।
और आपको ये ध्यान में रखना है कि जो टीटस एंड्रोनिकस है यह रोमन प्ले है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है ट्रेजिडी का कॉन्सेप्ट रहा है। टीटस एंड्रोनिकस रोमन प्ले है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है किसका, ट्रेजिडी का, मतलब यह कॉमेडी नहीं रहा या कोई रोमांस नहीं रहा है, यह एक जो है आपका ट्रेजिडी का है। और कैरेक्टर्स या थीम सब्जेक्ट मैटर जो उसके हैं वो कहाँ से है, रोमन प्लेस का उस पे हो रहा है। उसके अलावा जो है लव्स लैबर्स लॉस्ट आया हुआ है, हेनरी सिक्स है, कॉमेडी ऑफ एरर्स है, टू जेंटिलमैन ऑफ वेरोना है, रिचर्ड थर्ड है। जो रिचर्ड थर्ड है यह जो है क्रिस्टोफर मार्लो के एडवर्ड सेकेंड पर आधारित है। Richard III is based on, because Richard III is a historical play, and this Richard III is based on Marlowe's Edward II। तो अभी जो बताया जा रहा था कि क्रिस्टोफर मार्लो का इम्पैक्ट है, खासकर एक उनका जो हिस्टोरिकल प्ले, फर्स्ट हिस्टोरिकल प्ले विच यू सी इन इंग्लिश लिटरेचर, that was imitated by whom, that was imitated by William Shakespeare, and he wrote what he wrote, Richard III। so Richard III, रिचर्ड सेकेंड, हेनरी सिक्स, ये तीन हिस्टोरिकल प्ले हैं जो इस एज में, और भी अभी होगा लेकिन मैं नाम ले रहा हूं कि इसका मतलब आप ये देखेंगे कि यह जो एज रहा है उसमें काफी हद तक क्या आ रहा है, हिस्टोरिकल प्ले आ रहा है। और पहला हिस्टोरिकल प्ले किसने लिखा हुआ था, द फर्स्ट हिस्टोरिकल प्ले वाज रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो, एंड व्हाट वाज द टाइटल वाज एडवर्ड सेकेंड। उसके बाद आपको ये भी बताया गया कि you find some other points, you find some other things, and what is that, you ultimately come to know कि ये जो पूरा का पूरा सिचुएशन है उसमें कुछ कॉमेडीज है, कुछ और भी चीजें हैं, वो सब चीजें यहाँ पे बताई जा रही है। तो आप जब इसको करिएगा तो ये आज आपका एक पॉइंट है कि उस प्ले के बारे में, जितने भी प्ले हैं उनके बारे में एक एक लाइन में कुछ बातें बताई गई है जो आपको नोट करना है। जैसे एक पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि इस समय रिचर्ड सेकेंड भी आया हुआ है, लेकिन जो रिचर्ड सेकेंड है यह लिरिकल ट्रेजेडी है। रिचर्ड सेकेंड इज लिरिकल। अब आप कहेंगे लिरिकल ट्रेजेडी कैसे है, एक तो वह हिस्टोरिकल प्ले है, और उस हिस्टोरिकल प्ले में जो है कहीं ना कहीं क्या किया गया, म्यूजिक का बहुत ज्यादा यूज किया गया। दिस इज वाई वह कौन सी ट्रेजेडी होगी, लिरिकल ट्रेजेडी। अगर कभी आता है कि शेक्सपियर का कौन सा हिस्टोरिकल प्ले लिरिकल ट्रेजेडी है, रिचर्ड सेकेंड। और मुझे लगता है सबके पास बुक है, कोई ये नहीं कह सकता कि नो आई डोंट हैव बुक। सो आप इस पॉइंट को जरूर ध्यान में रखिएगा। शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो मार्लो के एडवर्ड सेकेंड पर आधारित है, रिचर्ड थर्ड है। एक और क्वेश्चन है, हेनरी सिक्स उनका पहला हिस्टोरिकल प्ले है जो 3 पार्ट में लिखा गया है। हेनरी सिक्स द फर्स्ट हिस्टोरिकल प्ले, ये पॉइंट आपको, तो इसका मतलब हिस्टोरिकल प्ले से 3 क्वेश्चन बना है। हेनरी सिक्स जो 1591 में आया हुआ है, फर्स्ट हिस्टोरिकल प्ले नंबर 1। दूसरा पॉइंट आपको यह बताया गया, रिचर्ड थर्ड जो हिस्टोरिकल प्ले है क्रिस्टोफर मार्लो के एडवर्ड सेकेंड पर आधारित है। रिचर्ड सेकेंड वह एक एग्जाम्पल है लिरिकल ट्रेजेडी का, उसके बारे में बात किया गया। और एक आपको बताया गया कि उनका पहला जो प्ले या जो ट्रेजेडी के रूप में आता है, टीटस एंड्रोनिकस, जो रोमन ट्रेजेडी है, उसको लेकर के बात किया गया। इसके अलावा आपको कुछ कॉमेडीज लिखी गई है, कॉमेडी ऑफ एरर्स, टू जेंटिलमैन ऑफ वेरोना, ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड, दैट इज अनदर थिंग। उस कॉमेडीज को लेके बाद में भी बहुत सारी डिटेल में बात होगी, कौन सी प्रॉब्लम प्ले में आती है, कौन सी बिटर कॉमेडीज है, कौन सी और क्या हिस्सा है, आई विल टॉक विद यू। या ओके ओके, डजंट मैटर डजंट मैटर। जी, या श्वेता मैडम, गुड इवनिंग। मैडम देखिए, ऐसा है कि शेक्सपियर के सामने हो सकता है कि हिस्ट्री का जो पॉइंट आया हो उनके दिमाग में,
आथर है, आथर होने की वजह से वह उसको पहले लिख सकते हैं या उनकी चीजें हो सकती हैं। ऐसा कोई बड़ा चीज नहीं रहा है कि उसमें कारण है कि उन्होंने कोई क्रोनोलॉजी, उन्होंने हिस्ट्री नहीं लिखा, बल्कि हिस्ट्री के ऊपर प्लेस लिखा। जब हिस्ट्री लिखा जाता है तब क्रोनोलॉजी को बहुत ज्यादा ध्यान में रखा जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पहले इनका राजवंश, पहले फिर ए आए, फिर ए आए, फिर ए आए, इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है। लेकिन जब आप बात इसकी करते हैं कि प्ले की बात, तो प्ले में जो है हो सकता है जैसे हेनरी सिक्स अब पहले आ चुका है, अगर आप इस चीज को हम लोग देखें, तो इस तरह का जो सीक्वेंस है वो चीजें जो है क्या हो सकती है, हो सकता है हेनरी फोर्थ बाद में आया हो, हेनरी फर्स्ट और बाद में आया हो। ऐसा कोई वो नहीं है कि पार्टिकुलर किस किंग को आपने लिया, कौन से किंग आपके नॉलेज में किसके ऊपर आपने लिखा, बिकॉज इट्स अ प्ले, यू आर नॉट राइटिंग हिस्ट्री। इसका बस यही एक जवाब है। हाँ। अब इसके अलावा आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इसके अलावा किंग जॉन, ये भी इसी समय आया हुआ है। एक कॉमेडी है मिड समर नाइट्स ड्रीम, ये आई है रोमियो एंड जूलियट है, और टू लॉन्ग नैरेटिव पोयम जिसका नाम है रेप ऑफ ल्यूक्रीस और वीनस एंड एडोनिस। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, टू लॉन्ग नैरेटिव पोयम्स, रेप ऑफ ल्यूक्रीस एंड वीनस एंड एडोनिस। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि यह उनके फर्स्ट पीरियड में आया हुआ है। और एक चीज ये भी ध्यान में रखना है कि उनका जो कलेक्शन ऑफ सॉनेट है वह उनके लास्ट पीरियड में आया हुआ। क्यों? क्योंकि वह 1609 में पब्लिश हुआ है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं कि शेक्सपियर का जो कलेक्शन ऑफ सॉनेट जो 1609 में पब्लिश हुआ वह फोर्थ पीरियड में आया है। और उनकी जो फेमस ट्रेजिडीज है वह किस पीरियड में आती हैं? वह भी जो है वो आती है थर्ड पीरियड में। उनका जो हिस्टोरिकल प्ले है वह किस पीरियड में आ रहा है? फर्स्ट पीरियड में आ रहा है। उनका जो लॉन्ग नैरेटिव पोयम्स है वह किस पीरियड में आ रहा है? वह फर्स्ट पीरियड में आ रहा है। टू लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स में हमने किस पर बात किया? रेप ऑफ लिक्रीज पर बात किया। और किस पर बात किया? रोमियो एंड जूलियट पर बात किया। आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग दिस पॉइंट। सॉरी, वीनस एंड एडोनिस, वीनस एंड एडोनिस, वीनस एंड एडोनिस। तो ये जो पॉइंट है ये हिस्टोरिकल प्ले किंग जॉन, वो चीजें। अब उसके बाद देखिए कुछ कॉमेडीज है, मैं कॉमेडीज को इस तरह से, चूंकि उनकी कॉमेडीज इतने हिस्सों में बांटी गई है, बिटर कॉमेडीज, बिटर कॉमेडीज के अलावा प्रॉब्लम प्लेस के रूप में भी, फिर रोमांस के रूप में भी, फिर प्योर लव कॉमेडी के रूप में। तो कॉमेडी के जितने भी प्ले हैं उनको हम एक अलग कैटेगरी डिसाइड करेंगे, लेकिन हम उसके लिए 20 से 25 मिनट का एक पूरा अलग क्लास बताएंगे ताकि वो कॉमेडी आपके माइंड में रहे। ट्रेजिडी बहुत कंफर्म है कि ट्रेजिडी फोर बात की जाती है। रोमन प्लेस बिल्कुल कंफर्म है कि वो कौन से हैं, जूलियस सीजर है, रोमियो एंड जूलियट है, एंटोनी और क्लियोपेट्रा है, टीटस एंड्रोनिकस है। चार पांच एक ऐसे नाम है जो आपको ध्यान में आ जाते हैं। हिस्टोरिकल प्ले किंग के नाम पर रखा गया, तुरंत आ जाता है कि हेनरी सिक्स, हेनरी फोर्थ, जो भी रहा, रिचर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकेंड, मतलब इस तरह से चीजें हमारे दिमाग में आ जाती है। लेकिन कॉमेडीज के लिए आई विल टेक अ सेपरेट क्लास, आप कह सकते हैं, या 25-30 मिनट्स का, उस पर हम बात करेंगे। तो उसके लिए आप बिल्कुल सुकून से रहिए। बस मेरी मेन पॉइंट, अगर जितना मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, अगर आप इसको सही से सुनते चलेंगे, इतना क्लियर हो जाएगा कि कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं रहेगा। बस आपको एकदम कंसेंट्रेटेड होना है कि उनका जो सोनेट है 1609 में पब्लिश हुआ, डेट के आधार पर वो किस पीरियड में आएगा? चौथे पीरियड में आएगा। उनकी जो ट्रेजिडीज है, चारों ग्रेट ट्रेजिडीज, वो कब आती है? वह जो है आपका थर्ड पीरियड में आती है, इसीलिए उसको पीरियड ऑफ ग्लूम, ग्लूम एंड डिप्रेशन कहा गया था, क्योंकि उसमें उन्होंने ट्रेजिडीज को लिखा हुआ था। 1602, 1604, 1605, 1606, और वह क्या रहा? हुक्म, HOKM, H फॉर हैमलेट, M फॉर मैकबेथ, O फॉर ओथेलो, K फॉर किंग लियर। इतना कंफर्म हो रहा है? उनके जो उनके जो दो लॉन्ग नैरेटिव पोयम्स हैं, वो दोनों लॉन्ग नैरेटिव पोयम्स कब आए हैं? फर्स्ट पीरियड में आए हैं। जब फर्स्ट पीरियड में आते हैं तो उस फर्स्ट पीरियड में उनको आपको क्या कहना है? वीनस एंड एडोनिस और रेप ऑफ ल्यूक्रीस, ये दो चीजें। अभी हम इसके बारे में कोई डिटेल नहीं बता रहे, हम केवल आपको बता रहे हैं कि किस पीरियड में कौन सी चीज आई हुई है, और उसके बाद कौन सा पीरियड किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो फर्स्ट पीरियड है, जो 1588 से 1595 तक था, उसके ऊपर किसका असर है? कोई
यूनिवर्सिटी विट्स और क्रिस्टोफर मार्लो का, ठीक है, एक पॉइंट आपने बताया, बहुत अच्छा है। जो फर्स्ट पीरियड है उस फर्स्ट पीरियड को दूसरा कौन सा नाम दिया गया है? अर्ली, या अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, या दैट्स गुड। फर्स्ट पीरियड को क्या नाम दिया गया? अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन नाम दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं फर्स्ट पीरियड की डेट क्या है? 1588 से 1595। शेक्सपियर के लिटरेरी career को which has been divided into four parts, whom the credit goes to divide it into four parts? डॉक्टर डाउडन को क्रेडिट जाता है, या डॉक्टर डाउडन को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इसको डिवाइड किया है। दूसरा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और आता है कि शेक्सपियर के जब आप ये चीजों को देखते हैं तो फर्स्ट पीरियड का सबसे पहला प्ले कौन सा है? टीटस, टीटस एंड्रोनिकस। व्हाट इज टीटस? या रोमन ट्रेजिडी, दैट्स एग्जैक्टली। टीटस एंड्रोनिकस पहला प्ले है, और यह क्या है? रोमन ट्रेजिडी है। मैं आज इंडिविजुअली नहीं पूछ सकता क्योंकि काफी कुछ कवर करना है, उतना समय नहीं दे सकता, आपको बताना है फिर आपको रिवाइज कराना। टीटस एंड्रोनिकस उनका क्या है? पहला प्ले है जो रोमन ट्रेजिडी, यही आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है मैंने इस एज में कुछ कॉमेडीज के नाम बताए हैं। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ सम कॉमेडीज? ठीक है, या कॉमेडी ऑफ एरर्स, टू जेंटिलमैन ऑफ वेरोना। या एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, या सो व्हाट आई वांट टू से कि पहली बात तो अभी हम लोग जो है बात जो कर रहे हैं डेट को लेके अभी कोई बात नहीं करेंगे। अभी केवल हमें ये चीज करना है कि कौन सा प्ले इस पीरियड में आया हुआ है, उनमें कौन सी कॉमेडी है, कौन सा रोमन प्ले है, कौन सा हिस्टोरिकल प्ले है और कौन सी ट्रेजेडी है। इतनी बात करनी है। अब उसके बाद जब हम इस पर इतनी सारी बातें कर ले रहे हैं या इतना सारा चीज व्हेन वी आर इन पोजीशन टू अंडरस्टैंड, तो मैंने आपको कुछ हिस्टोरिकल प्लेस के कुछ नाम बताए थे जो हिस्टोरिकल, या लेट मी आस्क, उनके जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं उसमें से एक नाम मैंने आपको रिचर्ड थर्ड बताया था, एक मैंने आपको रिचर्ड सेकंड बताया था, एक मैंने आपको हेनरी सिक्स बताया था। उनका पहला हिस्टोरिकल प्ले कौन सा है? हेनरी सिक्स, या रिटेन इनटू थ्री पार्ट। या नाउ वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू नो कि जो रिचर्ड थर्ड है ये क्रिस्टोफर मार्लो के किस प्ले पर आधारित है? एडवर्ड सेकेंड। इसके अलावा जो रिचर्ड सेकेंड है ये आपका ट्रेजिडी तो आएगा, किस तरह की ट्रेजिडी होगी? लिरिकल ट्रेजिडी, लिरिकल ट्रेजिडी। किंग जॉन किस किस पीरियड में आता है? फर्स्ट पीरियड में। किंग जॉन आपका फर्स्ट पीरियड में आता है। एक बहुत फेमस जो है इनकी लव ट्रेजिडी जो रोमन कैरेक्टर्स पर आधारित है वो इसी एज में आती है, उसका क्या नाम है? या रोमियो एंड जूलियट। इनका टू लॉन्ग नैरेटिव पोयम्स, ये बातें हो चुकी हैं। तो इस तरह से, या एडोनिस। तो इन दिस वे यू हैव कवर्ड द फर्स्ट पार्ट। अब मुझे आप लोग म्यूट कर लीजिएगा, मुझे सेकेंड पार्ट के बारे में पहले डिटेल से बताने दीजिएगा, फिर जब मैं एक एक का नाम करके जिसका भी मैं नाम लूंगा वही अब बोलेगा, क्योंकि आवाज इको होती थी। है जो, देखिए जो आपका, या प्लीज म्यूट, हर आदमी म्यूट कर ले। नसीम जी आपने म्यूट नहीं किया है। मैं ये कह रहा हूं कि जो आपका सेकेंड पीरियड है, इस पार्टिकुलर सेकेंड पीरियड में जिसको कि क्या कहा गया था? पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1595 टू 1600। यह 1595 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी तक का पीरियड कवर करता है।
अब उसके बाद आपको ये समझना है कि यह जो पीरियड है बेसिकली यह पीरियड कॉमेडीज और हिस्टोरिकल प्ले के लिए इंपॉर्टेंट। हिस्टोरिकल प्ले पहले भी आया था और हिस्टोरिकल प्ले का सिलसिला अभी भी चल रहा है। तो यह जो पीरियड है किसके लिए इंपॉर्टेंट है? कॉमेडीज के लिए। और किसके लिए इंपॉर्टेंट है? हिस्टोरिकल प्लेस के लिए इंपॉर्टेंट है। आई वुड लाइक टू टेल यू एक बहुत फेमस प्ले आपको पता है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसकी स्टोरी भी हम सारे लोग जानते हैं, पोर्सिया, शाइलाक, एंटोनियो, बताने की जरूरत नहीं है, डिटेल वे में बाद में बताया जाएगा। वो भी इस पीरियड में आता है। तो जो द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, इट केम इन द सेकेंड पीरियड या सेकेंड पीरियड ऑफ लिटरेरी करियर ऑफ विलियम शेक्सपियर, जो एक बहुत पॉपुलर प्ले है। अब आपको मैं ये बार बार बताऊंगा कि आपको ये ध्यान में रखना है कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस सेकेंड पीरियड में आया। क्यों? क्योंकि यह यूजी और पीजी लेवल पर इंटरमीडिएट में इट्स प्रिस्क्राइब्ड इन सिलेबस। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये चीज हो सकता है, या इट इज एक्सपेक्टेड टू ऑल द एस्पिरेंट। इफ आई आस्क, इफ एनीवन आस्क, इफ द क्वेश्चन कम्स इन द एग्जामिनेशन कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस केम इन विच पीरियड ऑफ विलियम शेक्सपियर का जो लिटरेरी करियर है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है? सेकेंड पीरियड। मैं यहीं पर शिवांगी जी से जानना चाहूंगा कि रोमियो और जूलियट जो बहुत पॉपुलर प्ले है, जो एक तरह से लव ट्रेजेडी है, वह शेक्सपियर के किस लिटरेरी करियर में आया था? फर्स्ट लिटरेरी पीरियड में, ठीक है। जो फर्स्ट लिटरेरी पीरियड है उसको डॉक्टर डाउडन ने क्या नाम दिया है? अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है शिवांगी जी। मैं रमेश जी से जानना चाहूंगा कि रमेश जी मुझे बताएं कि जो फर्स्ट पीरियड रहा है, उस फर्स्ट पीरियड में आपने ये देखा था कि शेक्सपियर ने कुछ और इम्पोर्टेंट, खास करके उनका जो पहला जो प्ले है, जो ट्रेजिडी था, उसका क्या नाम है? टीटस एंड्रोनिकस। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट। So we are discussing about what we are discussing about कि शेक्सपियर का जो सेकेंड पीरियड है वह किसके लिए इंपॉर्टेंट है? हिस्टोरिकल प्ले और कॉमेडीज के लिए इंपॉर्टेंट है। एक चीज द मर्चेंट ऑफ वेनिस आया हुआ है। मैं रमेश जी के बाद जो है अतुल जी से जानना चाहूंगा कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस अगर क्वेश्चन आता है, इज इट ट्रेजिडी, कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी और रोमन प्ले, तो आप किस पर निशान लगाएंगे अतुल जी? या माय क्वेश्चन इज, पहले म्यूट करिए अपना। माय क्वेश्चन इज, इफ द एग्जामिनर आस्क कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेजिडी, कॉमेडी, हिस्टोरिकल प्ले, या आपका लव ट्रेजिडी, या सॉरी ट्रेजी कॉमेडी, या कॉमेडी, ठीक। और इनके साथ कितने लोग हैं? ट्रेजी कॉमेडी। ये चीज ध्यान में रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एम एच अब्राम्स को भी खोल करके आप देखेंगे, जब वो ट्रेजिक कॉमेडी की डिफिनीशन देते हैं तो सबसे पहले वो द मर्चेंट ऑफ वेनिस का एग्जांपल देते हैं। और इसी चीज को लिखने के लिए विलियम शेक्सपियर की तारीफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने अपने क्रिटिकल एसे में किया है। निखत, उनके क्रिटिकल एसे का क्या नाम है बिटिया? निखत, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के क्रिटिकल एसे का क्या नाम है? प्रीफेस टू शेक्सपियर। ठीक है बेटा, ठीक है। बहुत ही जो है ऐसा लग रहा है कि डर करके कोई दो चार जंगली जानवर अगल बगल में खड़े हो। बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, ओके ओके। और सो इन दिस वे यू विल कम टू नो कि जो ट्रेजी कॉमेडी है वो जो है शेक्सपियर का एक इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट था।
एंड यू विल कम टू नो उसमें उन्होंने काम किया, और काम करने के बाद जो है रिमेंबर दैट कि उसकी तारीफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने तमाम लोगों ने की है बाद में। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आता है तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, इट्स एन एग्जांपल ऑफ ट्रेजी कॉमेडी। हिस्टोरिकल प्ले आप देखेंगे हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड, कॉमेडीज में मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, मच एडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, साथ ही साथ हेनरी फिफ्थ और जूलियस सीजर, हेनरी फिफ्थ और जूलियस सीजर। मेरी चीजों को आप ध्यान में रखिएगा, व्हाट आई वांट टू से, आई वुड लाइक टू टेल यू कि जितना चीजें आपको बताई जा रही है उन सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और आया है, कॉमेडी एज यू लाइक इट। जितना इंपॉर्टेंट द मर्चेंट ऑफ वेनिस है उतना ही इंपॉर्टेंट एज यू लाइक इट है। इसकी जो डेट है 1599 ईस्वी है। अगर आपको कहीं पे 1600 मिलता है तो डोंट बी एम्बैरस, डोंट 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 बी पजल्ड। मैंने आपको बता दिया कि आपको एक पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे इधर या चाहे उधर। तो एक आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या आपको मिला, द मर्चेंट ऑफ वेनिस ट्रेजी कॉमेडी, एज यू लाइक इट प्योर कॉमेडी, एज यू लाइक इट एज इज एन एग्जांपल ऑफ प्योर कॉमेडी, वह ट्रेजी कॉमेडी नहीं। दो इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा अगर आपको याद होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जूलियस सीजर, क्यों, ये हम सारे लोगों को पता है कि जूलियस सीजर कितना इंपॉर्टेंट प्ले उनका रहा है। यू फाइंड जूलियस सीजर आल्सो, एंड जूलियस सीजर केम इन 1599। एंड रिमेंबर दैट ये जितने भी नाम, चाहे जूलियस सीजर होगा, चाहे द मर्चेंट, चाहे आपका द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, चाहे एज यू लाइक इट है, ये सब बिल्कुल रटा होना चाहिए। ये किस पीरियड में आता है, सेकेंड पीरियड में आता है। अगर आपको डेट याद होगा तो पीरियड तुरंत कवर कर लेंगे। सेकेंड पीरियड को क्या कहा गया, रैपिड 1596। डेट आपको बुक में दिया गया है, बुक को आप खोलेंगे वहां पे सारी चीजें मिलेंगी। उसके अलावा जो है मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि मैंने जो हिस्टोरिकल प्ले लिखा आपको ध्यान में रखना चाहिए, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड और हेनरी फिफ्थ, इतना चीजें आई हुई है। उसके पहले के जो हिस्टोरिकल प्ले जो फर्स्ट पीरियड में थे वो बताया गया था किंग जॉन, रिचर्ड सेकेंड, रिचर्ड थर्ड और हेनरी सिक्स, इसको लेके बात किया गया था। साथ ही मैडम ने क्वेश्चन भी पूछा था कि क्या रीजन है कि हेनरी सिक्स पहले आता है और हेनरी फोर्थ बाद में लिखा जा रहा है। तो वो चीज है कि शेक्सपियर रोट प्लेज, ही डिडंट राइट हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। जब हिस्ट्री लिखी जाती है तब पूरी क्रोनोलॉजी फॉलो की जाती है, इनका वंश इनका वंश इनका वंश। तो इन दिस वे यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड, यू कैन गो विद दिस पॉइंट। मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हो गई हैं। मैं यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जिसका मैं नाम लूंगा वही बताएगा। निखा जी तक मैंने क्वेश्चन पूछा था, मैं पूनम जी से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि पूनम जी, शेक्सपियर का वह कौन सा प्ले है जो ट्रेजिक कॉमेडी का एग्जाम्पल है और सेकेंड पीरियड में आया है। आवाज आपकी नहीं आ, क्या ठीक है, ठीक। ट्रेजिक कॉमेडी है। और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, आफ्टर आफ्टर गिविंग आंसर प्लीज म्यूट, आंसर देने के तुरंत बाद म्यूट कर लीजिए। जब तक मैं क्वेश्चन पूछ ना लूं तब तक अनम्यूट नहीं करना चाहिए किसी को। एंड वन थिंग, आपसे एक और क्वेश्चन है कि which critical essay was written by Dr. Samuel Johnson in which he admires William Shakespeare for writing tragicomedy? पूनम जी, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कौन सा क्रिटिकल एसे लिखा था जिसमें उन्होंने जो है तारीफ की है विलियम शेक्सपियर की? प्रीफेस टू शेक्सपियर, दैट्स गुड, प्रीफेस टू शेक्सपियर।
म्यूट योरसेल्फ। अखिलेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, अभी मैं डिटेल में नहीं, हम सारे लोग इसे पढ़े हुए हैं, मैं उसकी गहराई में थोड़ा सा जाके बात करना चाहता हूँ। द मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो थीम है, वो थीम आपको क्या नजर आता है? व्हाट इज द थीम इन वन वर्ड्स अगर बात की जाए तो? नहीं, ट्रेजी कॉमेडी तो है, लेकिन थीम को आप नहीं बता पाए एक शब्द में थीम को। ज्योति? जी ज्योति। ठीक है, एक पॉइंट ग्रीड है। और दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि उसका जो थी, प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट। जो दूसरा पॉइंट जो बहुत ही एक स्ट्रांग पॉइंट है, उसका जो थीम है वो है कम्युनल हैट्रेड फीलिंग, ज्यूज वर्सेस क्रिश्चियन। कम्युनल हैट्रेड फीलिंग, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अगर कभी किसी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि आपकी नजर में उसका थीम क्या हो सकता है, तो उसमें थीम लव भी है, उसमें थीम मैरिज भी है, उसमें थीम ग्रीड भी है, लेकिन एक थीम ये भी है, वहां पे कम्युनल हैट्रेड फीलिंग बिटवीन ज्यूज एंड क्रिश्चियन, ये एक थीम है। क्यों? क्योंकि जब जो है एंटोनियो स्पिट्स ऑन शाइलाक एट पब्लिक प्लेस, तो वहां पर आप ये देखेंगे कि उसके अंदर एक फीलिंग ये जरूर थी कि जो आपका शाइलाक है वह ज्यूस है, और शाइलाक में यह फीलिंग थी कि यह क्रिश्चियन है और ये दुश्मनी बहुत लंबे समय से चली आ रही है, मुझे इससे बदला लेना। ये पॉइंट तो बाकी नेचर सबका अलग अलग है, अपनी जगह है। आवाज मेरी सबको जा रही है? ये एक्चुअली मेरे में इंटरनेट इशू दिखा रहा है, इस वजह से मैं पूछ रहा था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं जानना चाहूंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं उषा मैडम से जानना चाहूंगा कि मैडम, जो एज यू लाइक इट है, इसका सोर्स क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ एज यू लाइक इट? मैडम आवाज नहीं आ रही आपकी। या रोजालिंड किसने लिखा है? या दैट्स गुड, दैट्स गुड। टॉमस लॉज ने लिखा है, और टॉमस लॉज का रोजालिंड, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉमस लॉज का रोजालिंड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच आई लाइक टू नो, कि वह कौन सा प्ले है जिसमें फॉरेस्ट ऑफ आर्डन का जिक्र किया गया है? मैं डांस सिंह जी से जानना चाहूंगा, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वह कौन सा प्ले है जिसमें फॉरेस्ट ऑफ आर्डन का जिक्र किया गया है? या गुड इवनिंग डांसिंग जी। माय क्वेश्चन इज की इन विच प्ले यू फाइंड द रेफरेंस ऑफ फॉरेस्ट ऑफ आर्डन? ठीक है, कोई कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई बताएगा तो आप सुनिएगा, मैं दोबारा आपके पास वापस आऊंगा। ठीक। श्वेता मैडम? एज यू लाइक इट, एग्जैक्टली, एज यू लाइक इट में जिक्र किया गया है। डांसिंग जी, किसमें बताया गया? एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट जो प्ले है ये शेक्सपियर। सो हम लोग, या प्लीज जितने लोग हैं सबको ही म्यूट कर लो। ये आपने म्यूट नहीं किया, आप अनम्यूटेड है। तो रिगार्डिंग थर्ड पीरियड, जो थर्ड पीरियड है,
उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। और थर्ड पीरियड से क्वेश्चन मैंने पूछा था कि फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन का जिक्र किसमें किया गया। ये हुआ था कि एज यू लाइक इट में है। और एज यू लाइक जो सोर्स है वो उषा मैडम ने बताया था कि टॉमस रोजालिंड है। और फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन का जो आंसर आया था मुझे लगता है कि ज्योति जी ने शायद बताया था, या जो लोग। और इस अच्छा, श्वेता मैडम ने बताया था, ठीक है मैडम। तो उसको लेकर के जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर आप देखिए जिस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है और जिससे आपको ये कहा जा रहा है कि यू हैव रिमेम्बर इट, वो रियली में आपको रिमेम्बर करना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। उन सब चीजों से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने जिक्र किया कि मेरी वाइव्स ऑफ विंडसर मच अबाउट नथिंग, इसका जिक्र थोड़ा सा मैंने आपसे किया। ये सब भी रही हुई है। बट एक्सेप्ट इट, आई टेल यू अबाउट थर्ड पीरियड। और जो थर्ड पीरियड है वह जो है क्या है, पीरियड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन है। और एंड रिमेम्बर एक और चीज है कि जो सेकेंड पीरियड है, उसी सेकेंड पीरियड में ही आपको ट्वेल्थ नाइट को भी इंक्लूड करना है। दो इन माई बुक वो चीज जो है थर्ड पीरियड में दिया, लेकिन ट्वेल्थ नाइट की जो पब्लिकेशन डेट मैं मानता हूं, मैं का मतलब कि जगहों पे मैं तो कुछ नहीं हूं, जो मैंने कंसल्ट किया है 1600 ईस्वी है। और 1600 ईस्वी होने से उसको आपको किस में रखना होगा, सेकेंड पीरियड में रखना होगा। या फिर से रिपीट कर दूं, एज यू लाइक इट 1599 की डेट मानी जाती है। ट्वेल्थ नाइट की डेट 1600 ईस्वी मानी जाती है। और उसको आपको किस में रखना है, सेकेंड पीरियड में रखना है। यह जो ट्वेल्थ नाइट है, इसका सब टाइटिल है व्हाट यू विल। बाकी हमें पता है कि इसमें म्यूजिक का इम्पोर्टेंस, मैरिज, लव, प्योर कॉमेडी का हिस्सा है। इतनी बातें लेकर के बात किया। अब उसके बाद आते हैं कि जो थर्ड पीरियड है बहुत इंपॉर्टेंट है, 1601 से लेकर 1607, जो ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन है उसको, और जो डार्क साइड ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस को करता है। क्यों डार्क साइड ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस? क्योंकि उसमें की बात की गई है। ट्रेजिडी जो है यह लाइट साइड ऑफ लाइफ नहीं है, कॉमेडी लाइट साइड ऑफ लाइफ है। तो लाइट साइड ऑफ लाइफ जो है शेक्सपियर के सेकेंड पीरियड में प्रेजेंट किया गया, लेकिन डार्क साइड ऑफ लाइफ को यह कहाँ पे इंपॉर्टेंट दिया गया है, थर्ड पीरियड में। इसी वजह से इसको क्या कहा गया है, पीरियड ऑफ ग्लूमी या डिप्रेशन, पीरियड ऑफ ग्लूम डिप्रेशन। और यह डार्क साइड ऑफ लाइफ, इसमें शेक्सपियर की इंपॉर्टेंट ट्रेजिडीज आई है, चार इंपॉर्टेंट ट्रेजिडीज। पहले उसी का किया जाएगा, हैमलेट है। उसके बाद आप ओथेलो है, किंग लियर है, और साथ ही साथ मैकबेथ है। ये इतना पॉपुलर है कि किसी को बताने की जरूरत नहीं। कई बार एक शार्ट कभी मुझे भी किसी ने पढ़ाया था, वो आज तक चला आ रहा है, होक्म के नाम से, HOKM, H फॉर हैमलेट, O फॉर ओथेलो, K फॉर किंग लियर, फॉर मैकबेथ। यहां से तीन चार इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डिले इन एक्शन किस ट्रेजेडी का हिस्सा है? वह किसका हिस्सा है? हैमलेट का हिस्सा है, या प्रोकास्टिनेशन आ गया। वह कौन सी ट्रेजेडी है जिसमें जो है माउस ट्रैप थियरी या प्ले विद इन प्ले का आया हुआ है? हैमलेट है। वह कौन सा प्ले है जिसमें ग्रेव डिगर सीन, मैं कॉमन बातें बता रहा हूं, मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। वह कौन सा प्ले है जिसमें ग्रेव डिगर सीन का हैमलेट ही है? बाकी उसकी जो सिचुएशन है, जो कहानी, वो आप वाकिफ है। लेकिन मैं आपसे मैं जानना चाहता हूं अपर्णा जी से कि अपर्णा जी, जो हैमलेट का सोर्स है क्या है? अपर्णा जी सुनिएगा, अगर कोई आंसर दे तो, जिससे पूछेंगे उसी को जवाब दे। नसीम जी, रकीम जी, जी, या यू आर टेलिंग सच अ थिंग।
which we will come to know, but remember that I just want to know कि कौन सा यूनिवर्सिटी विट्स का वह प्ले है जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी था और वह शेक्सपियर का एक सोर्स बना। रकीब। वो कौन सा यूनिवर्सिटी विट्स के राइटर है जिन्होंने एक रिवेंज ट्रेजेडी लिखा था और उसी को शेक्सपियर ने फॉलो किया हैमलेट को लिखने के लिए? नहीं। देखिए ऐसा है कि हम लोग चना भूनने नहीं बैठे हुए कि नसीम जी भी बोले, रकीब जी भी बोले, श्वेता मैडम भी बोले। अब मैंने कहा कि एक आदमी जिससे क्वेश्चन किया जा रहा है, वरना चना आप जो है भूनना चाहे तो आप लोग भूनते रहिए, मैं चलूं दूसरा काम करूं। नसीम जी आप म्यूट करिए अपने आप को। जो आंसर आया वो आंसर करेक्ट आया। आंसर जो आया हुआ है वो यही है कि थॉमस किड का स्पेनिश ट्रेजेडी। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि जो उसका अल्टीमेट सोर्स है वो क्या है, थॉमस किड का स्पेनिश ट्रेजेडी है। थॉमस लाज का जो रोजालिंड है वह अल्टीमेट सोर्स किसका है? वह अल्टीमेट सोर्स जो है आपका एज यू लाइक इट का है। ये दो क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है किसी को भी। और मैं अपर्णा जी के पास दोबारा आना चाहूंगा। अपर्णा जी, मैंने अभी रकीम जी ने या श्वेता मैडम या किसी मैडम ने या जो है उन लोगों ने क्या आपको बताया, क्या वो दिया है? अब जा रही है आवाज? ठीक है। उसके अलावा जो है मैं आपसे ये बता रहा था कि ये सारी चीजें हैं जिस पर हमें क्या करना, हमें ध्यान रखना चाहिए। ये सारी चीजें जहाँ पे हमें पॉइंट को समझना है। यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत सारे आएंगे। उसकी आप ये समझिए कि अगर शेक्सपियर से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन यही से आपको टकराना है। 4, 5, 10 प्लेज ऐसे हैं जिसमें से 4, 5 प्लेज इसी में आया हुआ है। उसके बाद आपको एक चीज और जो है ध्यान में रखना है कि जब आप ये बात करते हैं कि हैमलेट, तो हैमलेट के बाद आपका आया था ओथेलो। ओथेलो जो ट्रेजिडी है उसमें जेलस को दिखाया गया है। उसमें जो है हैंकर चीफ एक सीन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लेकर के जिक्र किया गया है। वो सारी चीजें बाद में भी डिस्कस होगी, बट जनरली मैं आपको माइंड में ये बताना चाहता हूँ कि डार्क साइड ऑफ लाइफ हाउ डू यू फाइंड, कैसे डिस्डिमोना, डेस्टिमोना का लव जो है एक मूर से जिसका नाम ओथेलो है, इयागो जैसा विलेन जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और शेक्सपियर के प्ले को अगर समझना है तो मैं आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर डेटा बचा रहे, यद्यपि डेटा नहीं बचता होगा क्योंकि बहुत सारा काम है, अगर बचा रहे तो हफ्ते में आप एक ही उससे रिलेटेड जो यूट्यूब पे मूवीज बनी उसे आप वॉच कर लीजिए। बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, डायलॉग समझ में आ जाएगा, स्टोरी समझ में आ जाएगी, सीन समझ में आ जाएगा। तब आप कहेंगे सर आपकी जरूरत ही नहीं है। इसलिए आप उसको जरूर देखिए, सजेशन मैं आपको दूं। नहीं है वो तो है ठीक अपनी जगह, बट आपको वहां बहुत समझ में आएगा, उसको आपको बेहतरीन ढंग से आपको जो वहां पे वो होगा। इसलिए जो 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 शोइंग होता है ना, शोइंग बहुत मायने रखता है, उसको आपको करना है। दूसरा चीज मैंने आपको ये बताया कि जैसे हमने जिक्र किया यागो का, मैंने जिक्र किया डेस्टिमोना का, मैंने जिक्र किया आपका एक जो मूर एक है। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं कि एक सेंटेंस में या एक वर्ड में, ये आप मुझे ना दोबारा बताइएगा कि इसका थीम जेलस है, जेलस के अलावा एक दूसरी थीम, विच सेकेंड पॉइंट डू यू फाइंड इन ओथेलो, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। शिवपाल जी हैं, शिवपाल जी आप मुझे बताइए। जेलस नेचर तो आपको देखने को मिलता है, लेकिन उसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में, एक और थीम?
ठीक है शिवपाल जी, अभी कोई ना कहीं से आंसर आएगा। रमेश जी, शिल्पी मैडम। मेरा क्वेश्चन ये है कि विच अदर पॉइंट्स एक्सेप्ट जेलस नेचर, विच अदर पॉइंट्स डू यू फाइंड इन ओथेलो विच कैन बी डिफाइंड एज द थीम ऑफ द प्ले। शिल्पी मैडम, यू आर सेइंग समथिंग बट नॉट गेटिंग योर वॉइस। दो में से एक लो। रमेश जी पहले आप म्यूट कर लीजिए, शिल्पी मैडम इज सेइंग समथिंग। या मैडम, दैट्स गुड। रेशियल इशू, रेशियल प्रॉब्लम। जितने भी मेरे पुराने बैच के लोग हैं, चाहे वो शिवपाल जी रहे हों, चाहे रमेश जी रहे हों, चाहे और लोग भी हो, और बहुत सारे लोगों को आ रहा होगा, लेकिन उनको याद होगा कि मैंने ये पॉइंट डिस्कस किया था। डिटेल्ड लेक्चर जब मैंने दिया था, मैंने इस प्ले पे 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो मेरा अवेलेबल है, और मैंने उस पर बताया था कि इस प्ले का सबसे बड़ा इशू क्या है। रेशियल इशू, नस्ल भेद। कि वह आदमी काला है, वह मूर है, जो इसका हीरो है वह मूर है, वह ब्लैक हीरो है। तो कलर फीलिंग्स, रेशियल इशू, वह हमारी नस्ल से नहीं बिलोंग करता, वह हब्शी है, अफ्रीका का है। इसको लेकर के, जैसे एक थीम मैंने आपको द मर्चेंट ऑफ वेनिस के लिए कहा, कम्युनल हैट्रेड फीलिंग। जैसे एक थीम डिले इन एक्शन हैमलेट में। ऐसे एक पॉइंट, ये भी बहुत स्ट्रांग पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आई थिंक कि हम लोग थोड़ा बहुत जान पाए किसके बारे में, ओथेलो के बारे में। Now the next point which I would like to discuss with you, that is about King Lear 1605, the story of an old king। और जो कि क्या करता है, अपनी बेटियों में कैसे अपने किंगडम को बांट देता है, कैसे उस माया जाल में वह फंसता है। जिसका एक पॉइंट ये हो सकता है, क्रीडिलस, CREDULOUS, जल्दी विश्वास करने लगा, चिकनी चुपड़ी बातों में आना और चीजों पे जल्दी विश्वास करना, यकीन करना, क्रीड्यूलस। सो यू विल कम टू नो कि ये जो पूरा सिचुएशन है, जो पूरी बातें बताई जा रही है, उन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना। 1602, 1604, 1605 और क्रीडिलस आज दिस पॉइंट। लास्ट में मैकबेथ है, उस पर मैं कोई बात नहीं करूंगा, आप सारे लोग पढ़े हैं, सब कुछ जानते हैं। डिटेल में तब बात होगी जब अपनी जगह पे हम लोग आएंगे। इविल एम्बिशन, ये हम सब लोगों को पता है। सेटिंग भी आपका स्कॉटलैंड, डंकन, ऑल दीज थिंग्स वी नो, वो सारी चीजें आती है। यह एक सेक्शन है जो कि इन चारों ट्रेजिडी से रहा है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस प्ले में कई और, सॉरी, इस एज में कुछ कॉमेडीज आती है, जिसमें से एक कॉमेडी का नाम है ट्रायलस एंड क्रिसिडा, ऑल वेल दैट एंड्स वेल, मीजर फॉर मीजर। यह तीनों कॉमेडीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन तीनों कॉमेडीज को बिटर कॉमेडीज या प्रॉब्लम प्ले के नाम से जाना जाता है। मैं फिर से बता दूं, इन तीनों कॉमेडीज को क्या कहा जाता है? बिटर, BITTER, बिटर कॉमेडीज और प्रॉब्लम प्ले के नाम से जाना जाता है। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि शेक्सपियर के 3 कॉमेडीज इस समय आए हुए। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शेक्सपियर की बिटर कॉमेडीज या प्रॉब्लम प्ले किस समय आया हुआ है, तो वह किस समय आया हुआ है? थर्ड पार्ट में, उनके लिटरेरी करियर का जो हिस्सा है। और उनमें से तीनों का नाम क्या है? ट्रायलस एंड क्रेसिडा, ऑल वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर। बिटर कॉमेडीज या डार्क कॉमेडीज? बिटर कॉमेडीज आर डार्क कॉमेडीज। When we talk about bitter comedies or dark comedies, later on you will come to know these bitter comedies or dark comedies you find in the form of problem plays, such a type of comedy where you find the harsh reality of life। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बस इस शब्द को आप ध्यान में रखिएगा। एक ऐसी कॉमेडी जो जिंदगी की हकीकत से हमें रूबरू कराती है, उस कॉमेडी को क्या कहा जाता है? बिटर कॉमेडी। उसके लिए इंग्लिश में वर्ड मैंने कौन सा यूज किया है? हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ, HARSH।
और यही प्रॉब्लम प्ले का भी हिस्सा रहा है, चाहे आप बिटर कॉमेडी कहिए, चाहे आप डार्क कॉमेडी कहिए। नाउ मैं कुछ चीजें जानना चाहूंगा खासकर सोनाली मैडम से, कि सोनाली मैडम, आप केवल एक कॉमेडी का नाम बताइए, जो कि अभी मैंने बताया तीन में से एक कॉमेडी का नाम जो डार्क कॉमेडी है। बस म्यूट कर लीजिए। लक्ष्मण भाई से मैं जानना चाहूंगा कि लक्ष्मण भाई बताएं दूसरी कॉमेडी का नाम। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। ठीक है, म्यूट, या म्यूट कर लीजिए। अतुल जी से मैं थर्ड कॉमेडी के बारे में जानना चाहूंगा। या ठीक है, ओके ओके। या प्लीज म्यूट। चंद्र प्रकाश जी से मैं जानना चाहूंगा कि मैकबेथ की सेटिंग कहां पर है। अगर आपने नहीं बताया तो मैं आपके घर पहुंच जाऊंगा। मैकबेथ की सेटिंग, मैकबेथ की किस, अच्छा खैर, आप जो प्लीज म्यूट, और अभी आंसर आएगा। राजेश जी। जी। या स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड है। राजेश जी, किंग डंकन के दोनों बेटों का क्या नाम है। या दैट्स गुड, मैल्कॉम एंड डोनाल्ड। इसके अलावा मैं जानना चाहूंगा राजेश जी आपसे ही, कि जो ओपनिंग सीन है, इन द ओपनिंग सीन ऑफ मैकबेथ, whom entry do you find? द एंट्री ऑफ द थ्री विचेस। ठीक है। और मैं अखिलेश जी से जानना चाहूंगा कि अखिलेश जी, जो थ्री विचेस की एंट्री होती है, उसमें वो जो डायलॉग बोली हुई है जो एक्सप्लेनेशन के लिए आता है, डू यू रिमेम्बर। अखिलेश जी। या ठीक है, आपने आधा बता दिया, जंग आपने जीत लिया। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, हावर्ड थ्रो द फॉग एंड फिल द एयर। HOVER, हावर्ड थ्रो द फॉग एंड फिल द एयर। ठीक है। इसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहूंगा निखत जी की, जो फर्स्ट सीन है, उस फर्स्ट सीन को ओपनिंग सीन कहा जाता है, और उस ओपनिंग सीन में देर इज व्हाट ट्रेजिक एटमॉस्फेयर, थंडरिंग, लाइटिंग, द एंट्री ऑफ द थ्री विचेस, डिजर्टेड प्लेस। फर्स्ट सीन के बाद जो सेकेंड सीन है, उसमें क्या दिखाया गया है। निखत जी। सेकेंड सीन में क्या दिखाया गया है। राकेश कुमार। सोनाली मैडम। जो, जी मैडम। मैडम आप, अच्छा ओके ओके, कोई बात नहीं। सारिका मैडम। सारिका मैडम। जी मैडम। ठीक है, कोई बात नहीं। आरती मैडम। आरती मैडम के यहाँ माइक की दिक्कत है, इसलिए। मनोज भाई की फैमिली, मैडम आप बताइए। नहीं मैडम। प्रवीण जी आप बताइए। प्रवीण जी। प्रवीण फ्रॉम भदोई। शिवांगी मैडम। शिवांगी मैडम।
सारिका मैडम म्यूट कर लीजिए, सारिका मैडम म्यूट कर लीजिए, आवाज इको हो रही है। ज्योति मैडम, मैं दोनों शिवांगी जी से पूछा, शिवांगी वाजपेयी और शिवांगी जी। शिवांगी जी, ओके ओके, डजेंट मैटर मैडम, ओके डजेंट मैटर, डजेंट मैटर। पूनम जी, अपर्णा, शिल्पी, हाँ। My question is, after the first scene, you find the entry of the three witches, and in that scene, you find that they speak a dialogue: "Fair is foul and foul is fair, hover through the fog and fill the air." After completing this scene, you find the second scene of the first act. What do you find in the second scene? उसमें क्या बताया गया कि किसका कैरेक्टर वहां पे कौन है? शिल्पी मैडम, शिल्प, या यू कैन से मैडम। No, madam, not thundering and lightning. This is the part of the first scene. ज्योति मैडम, ज्योति, yes, yes, exactly. Wounded sergeant who report the latest news of the battlefield. wounded सर्जेंट जो घायल सैनिक है वह एक्ट फर्स्ट के सीन सेकंड में लेटेस्ट न्यूज बैटलफील्ड का देता है या बैटलफील्ड का बताता है। सबको याद आया कि नहीं आया? नाउ मैं कंचन मैडम से जानना चाहूंगा कि कंचन मैडम जो एक्ट फर्स्ट का सीन थर्ड है मैकबेथ का, उसमें किसकी मुलाकात किससे होती है? जी मैडम, उसमें देखिए हमारी मुलाकात किसी से नहीं हुई थी, ना मैंने भूत और चुड़ैलों से मैं मिला हूं। आप वो उसमें जो है किसी ना किसी की शिल्पी मैडम, शिल्पी मैडम, कोई भी आप में से। माई क्वेश्चन इज, आफ्टर कंप्लीटिंग द सेकेंड सीन of act first, you make your entry into the third scene. What do you find in the third scene? Who met in the third scene with whom? Yeah, but remember that except before it, you will come to know what? You will come to know about one thing, that the way of Macbeth and Banquo was interrupted by whom? It was stopped by the three witches. And they make the prophecy then of Carter, then of Glamis and future king of Scotland. जब आपको याद होगा कि फर्स्ट सीन में ही वे कहती हैं, वे डिसाइड करती हैं कि आफ्टर हर्ली बर्ली, व्हेन द हर्ली बर्ली इज डन, व्हेन द वॉर इज ओवर, जब वार खत्म हो जाएगा तब हम क्या करेंगे? हम किससे मिलेंगे? हम मैकबेथ से और बैंको से, सॉरी मैकबेथ से मिलेंगे। और वे लोग तीनों क्या करती हैं, हीथ और बैरेज, जो एक्ट फर्स्ट का सीन थर्ड होता है, उसमें दे स्टॉप व्हाट, दे स्टॉप द वे ऑफ मैकबेथ और बैंको, वहां पर उनको टाइटल दिया जाता है। तो ये मीटिंग का डिसाइड जो हुआ था ये पहले ही हो चुका। बाकी और उसमें नहीं, मैं जनरली अभी मैं जानता हूँ अभी बहुत समय हो गया पढ़े हुए, नहीं होगा दिमाग में, बट ये सारे पॉइंट्स आपको मैं किया हूँ। बाकी और सीन है, पोर्ट्रेट सीन है, बैंकेट सीन है, स्लीप वॉकिंग सीन, सो मेनी थिंग वहां पे आप। लेट मी गेट द फिफ्थ एंड द लास्ट पीरियड, द फिफ्थ सॉरी द फोर्थ एंड द लास्ट पीरियड। जो फोर्थ पीरियड है, उस फोर्थ पीरियड में आप ये देखेंगे कि स्पेशली जिस पीरियड को हम क्या कहते हैं कि पीरियड ऑफ सीरेनिटी, ऑफ काम, ऑफर स्टाम, उसको जो कहा गया है, इसमें कुछ प्लेस हम पाते हैं।
उसमें से एक प्लेस आपका कोरियोलेनस है, पेरिक्लिस है, सिम्बेलाइन है, द विंटर्स टेल है, द टेम्पेस्ट है। अगर आप मुझसे कहेंगे इतना सारा आपने नाम लिया आप क्या करें, हम कहेंगे आप सब छोड़ दीजिए, एक चीज ध्यान में रखिए, द टेम्पेस्ट। आप अगर द टेम्पेस्ट ध्यान में रखते हैं लास्ट वाले पीरियड में, और मेरी नजर में ऐसा कुछ डिस्कशन के लायक नहीं है। एक आध क्वेश्चन कहीं इधर से आ जाता आई डोंट नो, लेकिन कोरियोलेनस, पेरिक्लिस, सिम्बेलाइन, द विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट, ये उनका अपना प्ले रहा है। और ये जो प्ले रहा इसमें द टेम्पेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कोलोनियलिज्म भी एक कॉन्सेप्ट के रूप में देखने को मिलेगा। यू फाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलोनियलिज्म देयर, यहाँ पर। और एक चीज और ध्यान में रखना है कि जो हेनरी एर्थ, उनका जो लास्ट इनकम्प्लीट प्ले रहा है, इनकम्प्लीट प्ले ध्यान में रखिएगा। अगर एक क्वेश्चन आता है कि लास्ट इनकम्प्लीट प्ले हेनरी एर्थ और कंप्लीट प्ले आपका द टेम्पेस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका था, लेकिन हेनरी एट इनकम्प्लीट रहा, वह भी इसी समय का हिस्सा है। तो मैं जाते जाते मैं पूछना चाहूंगा ज्योति जी से कि ज्योति जी, जो फोर्थ पीरियड है उसका टाइमिंग मैंने क्या बताया है? ज्योति जी। रमेश जी, बिटिया आई एम नॉट आस्किंग अबाउट थर्ड पीरियड, द फोर्थ पीरियड। 1608 से 1612 लास्ट पीरियड, और जिसको पीरियड ऑफ रिस्टोर्ड सेरेनिटी ऑफ काम ऑफर स्टॉर्म कहा गया है। और उसके अलावा आप ये देखेंगे कि इस पीरियड में काफी इंपॉर्टेंट बातें खास करके द टेम्पेस्ट को लेकर के हुआ, जिसमें कोलोनियलिज्म का स्पिरिट है, उसमें हमें देखने को मिलता है। बाकी कुछ नहीं है। कल के लिए आप टास्क आपको मैं पहले से दे दे रहा हूं कि कल आपको शेक्सपियर की बायोग्राफी, थिएटर से जुड़ी हुई चीजें, वो चीजें हमें बात करनी है। और तीसरा चीज हमें बात करना है कि क्रिटिक्स ऑन शेक्सपियर। तो डॉक्टर डाउडन का उनका जो हिस्सा था और जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो खत्म हो गई, और आप ये मान के चलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था। जितना हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया, एक ना एक क्वेश्चन किसी न किसी रूप में जरूर आता है, इसलिए आप इसको दोबारा रिपीट कर लीजिएगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या करना है, हमें कल के लिए क्रिटिक्स ऑन शेक्सपियर वो आप देख लीजिएगा, जो किताब में ही पेज नंबर 67 पे दिया गया है। और इसके अलावा आप उनके करियर को देखिएगा कि उनकी जो जर्नी इंग्लैंड से रही है, स्टैटफोर्ड अपॉन एवन से इंग्लैंड में मृत्यु तक, और क्या क्या चीजें हुई हैं। ठीक है, एंड प्लीज सेंड योर फीडबैक आल्सो। Critics on Shakespeare and Shakespeare's journey from Stratford upon Avon to इंग्लैंड तक का। ज्योति मैडम आप कुछ कह रही है? In Hamlet there is a closet scene, closet scene in Hamlet. I don't remember madam ki about this closet scene. Sleepwalking scene we have porter scene, we have banquet scene, we have dagger scene, we have opening scene. If we talk about closet scene, it means that should be related to the end of the drama. In the end of the play we find that thing. If you can explain, हो सकता है कि कुछ याद आ जाए, but missing this time, या उसको हम लोग दूसरे नाम से जान रहे हो। नहीं, क्लोजेट सीन आई थिंक दैट इज इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस, दैट इज व्हाट, दैट इज द क्लोजेट सीन, परहैप्स इट्स इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। एज फार एज आई रिमेम्बर, जहां तक मुझे याद है वो उसका हिस्सा है, नॉट मैकबेथ का। और चूंकि वो जो क्लोजेट सीन था वो कास्केट सीन का मुझे जहां तक याद है कि शायद वो था, उससे रिलेटेड रहा। कास्केट सीन, क्लोजेट सीन ऐसा नहीं रहा। आप में से और किसी को, चूंकि सारे लोग मैकबेथ पढ़े हुए, अगर किसी को याद हो क्लोजेट सीन को लेके।
ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा याद आ रहा है कि कास्केट सीन है, क्लोजेट सीन का थोड़ा सा मुझे डाउट है। ठीक है जी। द क्रेडुलस इट रिफर्स टू कि किंग लियर कितना जल्दी चिकनी चुपड़ी बातों में आके अपनी बेटी पे विश्वास कर लेता है, जिसको इन हिंदी दैट इज नोन आशु विश्वासी, जल्दी विश्वास करने वाला क्रेडुलस सच अ नेचर वी फाइंड। और वो अपने साम्राज्य का बंटवारा कर देता है, और फिर कितना उसको भुगतना पड़ता है, वह एक उसका ड्रॉबैक शार्ट कमिंग ट्रेजिक प्ला रहा किंग लियर का। ओके, नाउ कंक्लूड।